सुप्रभातम। आज हम जो है पढ़ेंगे अव्यय पदानि द्वितीयाभ्यासः। अब द्वितीयाभ्यास में अव्यय पदों को हम जो है पढ़ेंगे आज। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पिछले भाग में हमने अव्ययों को समझा। अब अव्यय सूचक शब्द होते हैं, यह कुछ समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर और प्रकीर्णानि अर्थात जो है यह काल, स्थान और प्रश्न के आधार पर यह निर्धारित होते हैं। तो इनको इसी हिसाब से इसमें हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले काल के आधार पर कालबोधकानि, पुरा यानी क्या होता है? पहले, यदा तदा जब तब, अधुना अभी इसी समय, ह्रिया बीता हुआ कल और श्वः आने वाला कल। अब इसके बाद और भी से आगे समझेंगे आप कि जैसे पुरा दशरथ नाम राजा आसीत। पुरा यानी क्या हमने बताया अभी? प्राचीन समय में दशरथ नाम का राजा था। यदा सूर्य उदेति तदा कमलानि विक्षन्ति। अभी आपने यहाँ पे देखा कि जब सूर्य उदय होगा तभी कमल क्या होगा? विकसित होगा। भाई यदा सूर्य उदेति तदा कमलानि विक्षन्ति। यदा जब सूर्य उदय होगा तभी कमल विकसित होगा। तो यदा तथा तदा ये दोनों शब्द क्या हुए आपके मित्रों? अव्यय हुए। अधुना गृहम गच्छामि, अधुना अभी गृह, मैं घर जाऊंगा। गच्छामि अपने लिए प्रयोग हो रहा मीवामा। अधुना यानी अभी, इसी समय मैं घर को जाता हूँ या घर को जा रहा हूँ। र्या छात्रः विद्यालयम् आगच्छत्, यानी कि कल विद्यालय में छात्र आए हुए थे। श्वः परीक्षां भविष्यति, आने वाले कल में क्या है? परीक्षा है। तो अद्य, इदानीं, दिवा, सायं, चिरम, कदा, सर्वदा, ये सारे क्या होंगे? समय को बताते हैं। काल यानी क्या है? समय आपका निर्धारित करते हैं, है ना। तो ये सारे अव्यय जो होते हैं आपके किस प्रकार के अव्यय होते हैं? समय को निर्धारित करने वाले अव्यय हो गए। अब जैसे जो है हमने इसके पहले समझा, अब जो है थोड़ा यहाँ पे स्थानों को भी समझेंगे। अत्र यानी यहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ और यत्र यानी जहाँ। अब इसी प्रकार से विद्यासागर भवान अत्र आगच्छन्तु, यानी कि विद्यासागर को संबोधन करके क्या कहा जा रहा है? किम वदति? तो विद्यासागर भवान अत्र आगच्छन्तु, हे विद्यासागर तुम यहाँ आओ। यत्र जलम भवति तत्र सस्यानि उत्तमानि भवन्ति, यानी कि जहाँ पे जल संभव वहाँ पे खेती उचित होगी। तो कुत्र, अन्तः, बहि, उपरि, अधः, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। कुत्र यानी कहाँ, अंतः यानी अंदर, बहि यानी बाहर, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, सर्वत्र यानी सभी जगह, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, एकत्र यानी एक जगह। तो ये सारे अव्यय आपके किस प्रकार के हो गए मित्रों? स्थान सूचक अव्यय हो गए। तो आपने क्या क्या समझा अव्यय में? काल सूचक अव्यय समझा, समय को दर्शाने वाले। स्थान सूचक अव्यय समझा। अब जो है आगे आप क्या समझेंगे कि प्रश्नबोधक अव्यय। काल सूचक में क्या क्या समझा आपने? कुत्र, अंतः, बहि, ऊपरी, अधः, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। तो भाई कुत्र यानी कहाँ, अंतः यानी क्या होगा? अंदर, बहि यानी बाहर, ऊपरी यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, सर्वत्र यानी सभी जगह, अन्यत्र यानी दूसरी जगह तथा एकत्र यानी एक जगह। अब कालबोधक समझा आपने, स्थान बोधक समझा। पुरा, यदा, तदा, अधुना, र्या, श्वः, अत्र, यत्र, तत्र इत्यादि सारे जो है कालबोधक और स्थानबोधक अव्ययों को आपने जाना। अब अंतिम में क्या समझेंगे हम? प्रश्नबोधक अव्यय। कुछ प्रश्न सूचक शब्द आप अपने संस्कृत भाषा में निरंतर सुनते हैं कि कदा, कुतः, कुत्र, किमर्थम। ये तो चार शब्द निरंतर आप प्रश्न बनाते समय सुनते हैं। प्रश्न निर्माण विधि में भी मैंने पढ़ाया था। कदा यानी क्या होता है? कब। कुतः यानी कहाँ से, कुत्र यानी कहाँ और कुतः यानी कहाँ से, दोनों में अंतर समझिएगा आप। कुत्र यानी तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ से आओगे,
तुम कहाँ को जाओगे और कहाँ से आओगे, दोनों में अंतर हुआ ना। किमर्थम, किस लिए। तो ये कुछ शब्द जो क्या हैं, ये प्रश्नसूचक शब्द हैं, और ये क्या हैं, लगभग सभी प्रश्नसूचक शब्द जो हैं वह हमेशा अव्यय होते हैं। जैसे संस्कृत दिवसा कदा भवति, संस्कृत दिवसा कब है। गंगा कुतः उद्भवति, गंगा कहाँ से निकलती है। प्रश्न मिला तो आपको उत्तर में क्या लिखेंगे, गंगा हिमालयात बहत या उद्भवति तथा बहति। भवान कुत्र निवसति, भवान स्वकीयस्य गृहे निवसन्ति। गौरवः किमर्थम विद्यालय न आगच्छन्ति, तो इस प्रकार से गौरव विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है। इस तरह से आप जो है कि कालबोधक, स्थानबोधक, प्रश्नबोधक अव्ययों को आपने जाना। अब जो है कुछ प्रकीर्णानि अव्यय समझेंगे। इति, एवं, एवं यानी क्या होता है, की तरह, चित, चन, मा, यत, यावत, तावत, यथा, तथा, सहसा, वृथा, तथा, कदापि। अब जो है इन अव्ययों को समझना है कि ये जो होते प्रकीर्तानी, ये जो है कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग तथा कुछ नपुंसकलिंग भी होते हैं। कश्चित, कह धनचित, कश्चित, ये क्या हुआ पुल्लिंग में। कह धनचन, कश्चन, चन अव्यय था, कह हमने प्रयोग किया तो कश्चन बना। अर्थ क्या हुआ, कोई। और काचित का भी अर्थ क्या होगा, कोई, तथा काचन का भी अर्थ क्या हुआ, कोई। किम धनचित, किंचित, किम धनचन, किंचन, थोड़ा सा, तो बोले ना किंचित किंचित मात्रेण स्वरूपम कुर्यात्। तो ये कुछ शब्द जो है हमारे बनते हैं शब्दों को जोड़ करके या मिला करके, कहना चाहिए कि अव्यय बनते हैं। अब कालबोधक अव्यय में हम देखेंगे कि स्व, ह्र्या, पुरा, तदा, कदा, यदा। अब इनको हम थोड़ा वाक्य प्रयोग करके सीखने का प्रयास करेंगे संवाद रूप में। कि अध्यापिका क्या कह रही है, अध्यापिका किम वदति, नमिते किम जानसि कालिदासस्य कालम, क्या तुम कालिदास के काल को जानती हो। तो नमिता किम उत्तरम दीयता, महाकवि कालिदास पुरा अभवत। महाकवि कालिदास कौन है, प्राचीन है। पूरे तस्य निश्चित कालम ना जाने, और उनका जो निश्चित काल है वह मैं नहीं जानती हूँ। अध्यापिका ने क्या बताया, त्वया तेन लिखितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम दृष्टम, क्या तुमने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं का नाटक लिखा हुआ है, वह नाटक आपने देखा। आम महोदय अहम तत् नाटकम द्रष्टुम ह्रिया रविंद्र रंगशालाम आगच्छम। बोले कि अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने अभी मैंने इस नाटक को देखा, कहाँ पे, रविंद्र रंगशाला में मैंने इसको देखा। अध्यापिका नमिते त्वम इदम नाटकम द्रष्टुम कदा गमिष्यसि, तुम इस नाटक को देखने कब जाओगे या कब गई थी। तो नमिता ने जवाब दिया, अहम तुम एतद् द्रष्टुम श्वः गमिष्यसि। उन्हें बताया कि मैं ये नाटक को देखने श्वः यानी कल गई थी, बीते हुए कल में गई थी। अध्यापिका लतिके किम तुम नाटकम द्रष्टुम में ना इच्छासी, तुम्हारी नाटक देखने की इच्छा नहीं होती। लतिका ने क्या जवाब दिया, इच्छामि यदा मम माता अनुमति दास्यामि तदा अहम द्रक्ष्यामि। उसने बताया कि यदि आज मेरी माता जी, आज जब मेरी माता अनुमति दे देगी तभी मैं यह नाटक देखने जाऊंगी। तो पुरा, ना, ह्र्या, कदा, श्वः, ना, यदा तथा तदा, इन अव्ययों का इस संवाद में प्रयोग किया गया। ठीक है। अब ये अव्यय सारे जो है काल सूचक अव्यय थे, जिनको प्रयोग करके आपको यहाँ पे समझाया गया। अब देखेंगे कि मंजूषाता दत्तान शब्दान संयोज्य कानचित वाक्यानि रचयत। अब यहाँ पे जो है कुछ अव्यय विभक्ति में दिए हुए हैं, कुछ शब्द विभक्ति तथा क्रिया में दिए हुए हैं, और अव्यय शब्द हैं और कर्ता भी है। तो इन सभी को मिला करके हम यहाँ पे वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। सभी अव्ययों का एक एक वाक्य हम बनाएंगे, सभी विभक्ति और सभी क्रियापदों में। अहम ह्र्या देवालयम आगच्छत, अहम विद्यालयम आगच्छत। तो यानी कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं कल विद्यालय गया था। बीता हुआ कल क्या हुआ, ह्र्या, अहम ह्र्या देवालयम आगच्छत, मैं कल देवालय गया था। अहम ह्र्या विद्यालयम आगच्छत।
मैं कल विद्यालय गया था, मैं कल देवालय गया था। ये 2 वाक्य आपके बने। इसी प्रकार से आगे भी वाक्य बनाएंगे हम। अहम श्वः तरणताले तरिष्यामि। क्या वाक्य बना आपका? श्वः यानी आने वाला कल। तो श्वः इति अव्ययम भविष्यत काल सूचकम अस्ति। श्वः शब्द स्व सूचक अव्यय जब भी प्रयोग किया जाएगा, यह हमेशा आपके भविष्यत काल का सूचक होगा। अतः अस्य योगे भविष्यत कालिकम क्रियापदम भवति। इसलिए इसकी क्रिया भी क्या होती है? भविष्यत काल की होती है कि अहम श्वः तरणताले तरिष्यामि। तरिष्यामि का क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि हमारी यह अव्यय कैसा है? भविष्यत काल का, आने वाले कल का है। इसलिए क्रिया भी इसके साथ भविष्यत काल की ही प्रयोग की जाती है। अहम अधुना उपवने भ्रमन्ति। दूसरा वाक्य क्या बना? अहम अधुना देवालयम गच्छति। अब इसमें देखेंगे अधुना का अर्थ क्या होता है। अधुना सूचक जो अव्यय है उसका अर्थ क्या होता है? अभी। अस्य उपयोगे वर्तमान काल क्रिया पदम भवति। अधुना कहा, कैसा शब्द हमें सुन करके ही कैसा लग रहा है कि यह काल हमें तुरंत करना है, अभी करना है। तो जब तुरंत की बात होगी तो वर्तमान काल की होगी, और श्वः की बात होगी तो भविष्य काल की होगी, और र्या की बात होगी तो भूतकाल की बात होगी। देखिए तीनों काल में अलग अलग अव्यय सूचक शब्द हैं। भूतकाल के लिए र्या शब्द है, और भविष्यत काल के लिए श्वः शब्द है, वर्तमान काल के लिए अधुना शब्द है। और ये तीनों ही शब्द जो है अव्यय हैं, और क्रमशः कालों के अनुसार इन तीनों ही शब्दों की क्रियाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। जैसे अहम अधुना भोजनम खादामी, मैं अभी भोजन खाऊंगा या खा रहा हूँ। अहम अधुना उपवने भ्रमामि, मैं अभी उपवन घूमने जा रहा हूँ। अहम अधुना देवालयम गच्छामि, जो हमारा प्रयोग हुआ था कि मैं अभी देवालय जा रहा हूँ। अहम अधुना विद्यालयम गच्छामि, मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? देवालय जा रहा हूँ या विद्यालय जा रहा हूँ। अब अंतिम 2 अव्ययों का भी हम प्रयोग करेंगे। अहम यदा कदा उपवने भ्रमामि, अहम पठितुम अहम विद्यालयम पठितुम गच्छामि। अब देखेंगे कि यदा कदा का क्या अर्थ होता है? कभी कभार, कभी भी या कभी कभार। अहम यदा कदा उपवने भ्रमामि, मैं कभी कभी बगीचे में या गार्डन में घूमने जाता हूँ। अहम यदा कदा चलचित्रम दृष्टामि, मैं कभी कभी मूवी देखने जाता हूँ। आप ऐसा भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। पठितुम यानी पढ़ने के लिए। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ, भाई खेलने के लिए तो नहीं जा रहा हूँ। मेरा संकल्प क्या है कि मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने क्या प्रयोग किया कि अहम अधुना विद्यालयम पठितुम गच्छामि, मैं विद्यालय किसके लिए जा रहा हूँ? पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा हूँ। अब अगला देखें, अगली स्लाइड में हम क्या देखेंगे? चौथी स्लाइड में कि र्या श्वः इति प्रयोगेण पूरयामः। र्या तथा श्वः को हम जो है एक श्रृंखला में इसको पूरा करेंगे। र्या का होता है गत दिनम, श्वः का अर्थ होता है आगामी दिनम, और अद्य का अर्थ होता है वर्तमान दिनम। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है कि र्या का प्रयोग कब होता है? बीते हुए दिन के लिए। श्वः का प्रयोग कब होता है? आने वाले दिन के लिए। और अद्य का प्रयोग कब होता है? जो दिन चल रहा है वर्तमान समय के लिए, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस के लिए। तो र्या रविवासरा आसीत, र्या किसके लिए प्रयोग हुआ? गत दिनम यानी कल रविवार था। श्वः मंगलवासरा भविष्यति, यह निश्चित है कि जो आने वाला दिन होगा, भाई आप सोमवार को अगर खड़े हैं तो बीते हुए दिन को क्या बता रहे हैं? र्या रविवासरा आसीत और श्वः मंगलवासरा आसीत। श्वः मंगलवासरा आसीत क्योंकि आने वाला दिन कौन होगा? मंगलवार होगा। फिर र्या मंगलवासरा आसीत तो श्वः गुरुवासरा आसीत। र्या शुक्रवासरा आसीत, श्वः भानुवासरा नासीत यानी शनिवासरा। र्या गुरुवासरा नासीत तो श्वः शनिवासरा भविष्यति। र्या सोमवासरा तो श्वः बुधवासरा आसीत। भाई जिस दिन में आप खड़े हैं तो वह क्या होगा? वर्तमान दिन होगा। बीता हुआ आपका र्या होगा, आने वाला श्वः होगा। तो एक
एक दिन जो है गैप कर करके छोड़ करके आप बता सकते हैं। भाई अगर मैं आज जो है जैसे अद्य गुरुवासरा, तो हम क्या कहेंगे कि र्या बुधवासरा आसीत और श्वः शुक्रवासरा आसीत, क्योंकि गुरुवार में तो हम स्वयं खड़े हैं। इस प्रकार से हम इन तीनों शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, र्या, श्वः तथा अद्य सूचक शब्दों को। अब ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि केषांचित अव्ययानाम प्रयोगः युग्म रूपेण अपि भवति। अंतिम में हमें क्या समझने की जरूरत है, कुछ अव्यय जो है युग्म रूप में होते हैं, योजक के रूप में होते हैं। जैसे यत्र तत्र, जहाँ वहाँ, ये एक साथ प्रयोग होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। कि यत्र जलम तत्र जीवनम, जहाँ जल है वहीं जीवन है ना, जल ही जीवन है, आप सुनते हैं। यदा तदा, जब तब। यदा गुरु कक्षाम आगच्छति तदा छात्रा मौनम तिष्ठति, जैसे ही गुरु शिक्षक छात्र में कक्षा में आया वैसे ही छात्र क्या हो गए, मौन हो गए। यावत तावत, जितना और उतना। यावत महत्वम विज्ञानस्य वर्तते तावत एव महत्वम संस्कृतस्य वर्तते, जितना महत्व विज्ञान का है उतना, उससे कई गुना ज़्यादा या उतना ही महत्व हमारी संस्कृत भाषा का भी है। अब 5वें स्लाइड में हम देखेंगे उदाहरण के अनुसार, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरणों को देख करके, हम दृष्टों को देख करके इन चित्रों को और जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे अव्यय सूचक शब्दों से। यत्र पुस्तकालय तत्र पाठकाः, जहाँ पुस्तकालय होगा वहीं पुस्तक को पढ़ने वाले भी होंगे। यत्र कृष्ण मेघा तत्र वृष्टि, जहाँ काले बादल होंगे वहीं वृष्टि होगी। तो अब यहाँ पे डायग्राम में और आप देख सकते हैं, यत्र आम्र वृक्ष तत्र कोकिलः, जहाँ पे आम का वृक्ष होगा वहीं कोयल होगी। कोयला कुत्र अस्ति, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, यत्र आम्र वृक्ष तत्र कोकिलः। यत्र कमलानि तत्र भ्रमरा, भ्रमर कहाँ होते, भंवरा, कमल में, तो यत्र, जहाँ कमल होगा वहीं भंवरा होगा। यत्र देवालय तत्र भक्ताः, जहाँ देवालय होगा वहीं भक्त होंगे। अगले में हम देखेंगे कि उदाहरणम अनुसृत्य अव्यय पदैहि संवादम पूरयामः, उदाहरण को देख करके यह संवाद पूरा करेंगे। अध्यापक भास्कर कोकिलः कदा कूजन्ति, अध्यापक भास्कर से क्या पूछता है, किम पृच्छति, कोकिला कदा कूजन्ति, कोयल कब बोलती है। भास्कर ने जवाब क्या दिया संवाद में कि यदा वसंतागमनम भवति तदा कोकिला कूजन्ति, जब कभी भी वसंत का आगमन होगा, वसंत आगमनम वसंतागमनम भवति तदा कोकिला कूजन्ति। अध्यापक शोभनम, बहुत अच्छी बात है, कृषका कदा नंदति, तो ये तो भास्कर उत्तरम दीयताम यदा सुवृष्टि भवति तदा कृषकाः नंदति, जब भी जो है किसान कृषि का कार्य कब से प्रारंभ करता है, जब वृष्टि अच्छी होती है। अध्यापक साधुम तमः कदा नश्यति, तो यदा भानु उदति तमः तदा तमः नश्यति, अंधकार कब जाता है, तो जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी अंधकार जाता है। अध्यापक अतिशोभनम मयूरः कदा नृत्यति, यदा मेघा गर्जन्ति तदा मयूरः नृत्यन्ति, जब मेघ गर्जना करते हैं, जब मेघ गर्जना करेंगे तभी मोर नाचेगा, क्योंकि उसे वृष्टि की आशंका होगी। अध्यापक सुष्ठु, बहुत अच्छा, मेघाः कदा अपसरन्ति, तो यदा वातः चलति तदा मेघा अपसरन्ति। तो इस प्रकार से जो है अध्यापक और उस भास्कर के बीच में संवाद चला और संवादों के माध्यम से हमने अव्ययों को जाना। उदाहरणम अनुसृत्य यावत तावत युग्मस्य रिक्त स्थानेषु उचितम प्रयोगम कुरुत। अब एक उदाहरण देखेंगे, उसके अनुसार हम रिक्त स्थानों के माध्यम से क्या समझेंगे कि यावत और तावत का प्रयोग किस प्रकार से होता है। यावत दीयते तावत धनस्य सदुपयोगा भवति, जब भी तुम जो है यह धन दोगे इसका तब क्या होगा, सदुपयोग ही होगा। यावत परोपकारः क्रियते तावत शरीरस्य सदुपयोगः, जब तुम्हारे शरीर से क्या होगा, परोपकार होगा तभी यह सदुपयोग होगा। यावत स्थास्यन्ति गिरयः तावत रामायणी कक्षा प्रचिरस्यति, यावत एव मार्जारः प्रविशति
तावत् सर्वे मूषका पलायिताः, एक मूषक के मरने से सभी मूषक भाग जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यातायातस्य चिन्हति प्रदत्तानि सन्ति एतैः चिन्हैः मा इति अव्ययम् अवबोधनम कुर्मः। अभी कुछ यातायातों के नियम के माध्यम से भी हम जो है अव्ययों को समझेंगे। मा तिष्ठा अत्र न स्थातव्यम, मा तिष्ठा लिखा है कहीं पे, उसका अर्थ क्या हम समझते हैं कि अत्र न स्थातव्यम, यहाँ हमें नहीं बैठना है। ध्वनि मा कुरु, अत्र ध्वनि वर्धकस्य प्रयोगः न करणीय, अर्थात इस चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी ध्वनिवर्धक यंत्र का प्रयोग नहीं करना है। माँ गच्छ इतः न गंतव्यम, यहाँ से अगर इस तरह का चिन्ह आपको दिखाई दे तो उसका अर्थ क्या होगा, यहाँ से नहीं जाना है। दक्षिणम प्रतिमा गच्छ, इस तरह के चिन्ह में क्या होता है कि दक्षिण पक्षे न गंतव्यम, यानी कि दाहिने तरफ आपको नहीं जाना है। इसमें क्या होगा, वामम प्रतिमा गच्छ, वाम पक्षे न गंतव्यम, वाम पक्षे दिशायाम न गंतव्यम, बाएं तरफ आपको नहीं जाना है। इस तरह से हमने जो है कुछ यातायात के नियमों के भी माध्यम से हमने जो है अव्ययों को जाना। उदाहरणम अनुसृत्य वाक्य परिवर्तनम कुरुत। अब यहाँ पे क्या करेंगे मित्रों, वाक्य परिवर्तन के माध्यम से अव्ययों को जानेंगे। रामः असत्यम न वदेत, लोट लकार में क्या करेंगे, असत्यम मा वदेत, वह असत्य बोलता है, वह असत्य नहीं बोलता है। बालकः पथि न क्रीडेत, पथि मा क्रीड, वह जाता है। छात्रा कक्षाभ्याम उच्चैः न वदेयुः, छात्र कक्षा में ऊंचे स्वर में नहीं बोलता है। तो माँ शब्द सूचक जो अव्यय है उसका प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, देखते जाएंगे कि छात्रा कक्षायाम उच्चैः मा वदत। रविंद्र दीर्घ सूत्री ना भवेत, वह ऊंचा दूर तक नहीं सोचता है। रविंद्र दीर्घ सूत्री मा भव। सह कदापि पर्युषितम अन्नम ना खादेत, पर्युषितम अन्नम मा खाद। इस प्रकार से रिक्त स्थाने किम अव्ययम पूरयाम माँ, रिक्त स्थान में किस अव्यय की पूर्ति की गई, माँ शब्द की। इव शब्द जो है यह भी अव्यय है। अधुना इव अव्यय से प्रयोगेण अधोलिखित पदानाम समुचित मेलनम कुर्मः। इव का अर्थ क्या होता है, जैसे, तो येन सह तुलनाम कुर्मः तेन सह इव इति अव्ययस्य प्रयोगः भवति। उपमान शब्दः उपमेय शब्दः। नरः व्याघ्र, नरः व्याघ्र इव, यानी जैसे जो है मनुष्य कैसा है, शेर के समान मनुष्य है। करः पल्लवः इव, मुखम चंद्रः, मुख किसके समान है, तो यानी जब जहाँ पे एक दूसरे की समानता का प्रयोग करना हो उसमें जो है इव का प्रयोग संस्कृत भाषा में हम करते हैं। मुखम चंद्र, उसका मुख किसके समान है, चंद्र चंद्रमा के समान है। मुखम मुख चंद्र इव, उसका मुख, या हमने कहा कि भवत्या मुखम चंद्र इव, उसका मुख जो है चंद्रमा के समान है। चरणम कमलम स्थ, चरणम कमलम इव, उसके चरण किसके समान है, कमल के समान है, कमल जैसे हैं। अब क्या देखेंगे, इति अव्ययस्य प्रयोग। सत्यम वद धर्मम चर इति तैत्तिरीयोपनिषद आदिशति। अब इसके बाद जो है कि हम क्या करेंगे, इति सूचक शब्द को हम देखेंगे कि इति शब्द जो है यह क्या है, अव्यय शब्द है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कर्मण्येवाधिकारास्ते, अर्थात जो है जो हमें सुनने को प्रचलित भाषा में मिलते हैं, इनको हमें देखने की आवश्यकता है। सत्यमेव जयते इति मुंडकोपनिषद वदति, तो इति का अर्थ क्या होता है मित्रों, यहाँ पे आप देखेंगे इति अव्यय से प्रयोग कि यह इस ग्रंथ से लिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह कहाँ का श्लोक है, भगवत गीता का है। इस प्रकार से वाग्भूषणम भूषणम, यह नीति शतक का है, आपने श्लोक पढ़ा था कि वाणी रूपेण वाग्भूषणम भूषणम, वाणी ही सबसे बड़ा आभूषण है। अब इसके बाद अधोलिखितेषु हास्यालोपेषु अव्ययम रेखांकितानि कृत्वा अधः लिखत,
यहाँ पे देखेंगे याचकः श्रेष्ठीन एकम पणम देहि। श्रेष्ठी अत्र कोपि कादन अपि मानवः नास्ति। याचकः कृपया त्वम एव अस्मिन् समये मानवः भव। अब जो यहाँ पे एक याचक है, मांगने वाला, वह क्या कर रहा है? श्रेष्ठीम एकम पर्णम देहि, एक कुछ मुझे दे दो, कुछ अन्न दे दो। श्रेष्ठीम अत्र कोपि मानवः नास्ति, यहाँ कोई मानव नहीं है। याचकः कृपया त्वम एव अस्मिन् समये मानवः भव, तुम भी तो एक मानव हो। अस्मिन् प्रसंगे अव्यय पदानि कानि सन्ति। इस पद में आप देखेंगे कि अव्यय आखिर था क्या। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अत्र, अपि तथा एव, यानी कि इस छोटे से प्रसंग से हमें क्या समझने की आवश्यकता थी कि इस छोटे से प्रसंग में आखिर अव्यय क्या था। तो 3 अव्ययों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। अनिल राजेशो नूनम आवाम मित्रेष्वः जानासि मित्रस्य लक्षणम। अब राजेश क्या है? नया मित्र है, तो उसने बोला मित्र के लक्षण आप जानते हो। सम्यक जानामि तरहि मदर्थे त्वं किं किं कर्तुं समर्थोस्मि। अहम त्वदर्थे मृत्युनापि योद्धुं सज्जोस्मि। इसके बाद मित्रों जो है अंतिम अव्यय जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अव्यय का क्या बताया गया कि सहसा व्याघ्र दृष्टुपथे समायाति अनिल रेवीर रक्ष माम एष व्याघ्र माम खादति। राजेश अरे मया मृत्युना योद्धुं कथितं न तु व्याघ्रेण। अस्मिन् प्रसंगे कानि सन्ति अव्ययपदानि? नूनं, तर्हि, अपि, सहसा, न, सम्यक, कर्तुम, योद्धुम, तो। ये क्या हो गए? यहाँ पे इतने सारे अव्यय जो है यहाँ पे प्रयोग किए गए। अब यहाँ पे देंगे कुछ जो है युक्तियों के माध्यम से हम अव्यय समझेंगे कि आलसस्य कुतः विद्या, अविद्यस्य कुतः धनम, अधनस्य कुतः मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। कितना बढ़िया श्लोक है कि आलसी को विद्या कहाँ, और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं, और जिसके पास मित्र नहीं उसके पास सुख नहीं। आलसस्य कुतः विद्या, जो आलसी के पास विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतः धनम, और अविद्या जिसके पास है, विद्या नहीं उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतः मित्रम, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, जिसके पास मित्र नहीं उसका सुख कहाँ। तो कुतः शब्द का कितना अच्छा यहाँ पे श्लोक में प्रयोग किया गया है। स्लाइड में शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लांघनम शनैः विद्या शनैः वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः, यानी कि धीरे धीरे प्रयोग करिए। धीरे धीरे चलने से आप पर्वत भी लांघ सकते हैं, और धीरे धीरे पढ़ने से सारी विद्या आपको प्राप्त हो सकती है। अब इसमें देखेंगे त्वमेव माता। अब एव जो हमने अव्यय भी देखा था, उस एव अव्यय का कितना अच्छा यहाँ पे प्रयोग इस श्लोक में आप देखेंगे। सामान्य श्लोक है यह, आप अपने आपको याद भी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वम एव, तो हर जगह जो एव शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखेंगे कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु तथा तुम ही भाई बहन हो इत्यादि। त्वमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तुम ही हमारी सर्वस्व विद्या हो, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही हमारे सब कुछ हो। तो ये जो एव शब्द का यहाँ पे प्रयोग है वह यहाँ पे आप समझेंगे। इसी प्रकार से अपि शब्द का प्रयोग, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्या वृथा दीपो दिवापिवा। इस प्रकार से आप जो है अपि शब्द का यहाँ पे प्रयोग देखा आपने। यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायणी कथा लोकेशु प्रचिरस्ति। तो जिस प्रकार से अब यहाँ पे कौन कौन से अव्यय का प्रयोग किया गया? यावत और तावत शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे अव्यय पदेषु लिंगम वचनम विभक्तिषु कदापि परिवर्तनम न भवति। ध्यान देने योग्य बात है कि अव्यय पद में लिंग वचन विभक्ति में कभी जो बदले ना वही अव्यय है। कानिचित अव्यय पदानि समय बोधकानि कानिचित
स्थानबोधकानि, प्रश्नबोधकानि और मिश्रितानि। तो कुछ अव्यय हमें समयबोधक भी मिलते हैं, कुछ अव्यय पद हमें स्थानबोधक भी मिलते हैं। कानिचित स्थानबोधकानि, कानिचित प्रश्नबोधकानि। कुछ अव्यय हमें प्रश्नबोधक भी मिलते हैं और कानिचित च मिश्रितानि, कुछ जो है संयुक्त अव्यय मिलते हैं, मिश्रित वाक्य मिलते हैं। केषाञ्चित् अव्ययानां प्रयोगः प्रायः युग्म रूपेण एक भवति। चौथी बात हमें ध्यान देने योग्य क्या है, तीसरी चौथी बात, कि कुछ अव्यय हमें युग्म रूप में मिलते हैं, उन्हें भी ध्यान देने योग्य बात है। और माँ इति निषेधार्थकस्य अव्ययस्य प्रयोगः लोट लकारः। अगली ध्यान देने योग्य बात हमें क्या मेरी स्लाइड में, कि माँ शब्द जो है निषेध मना करने अर्थ में जो है प्रयोग होता है और इसमें जो है लोट लकार का हमेशा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मित्रों हमने द्वितीयाभ्यास भी जो है ठीक रूप से पढ़ा और इस प्रकार से हमने दोनों ही अव्यय सूचक शब्दों को जाना और अव्यय को हमने यहाँ पे पढ़ा। धन्यवाद।